हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सोशो पॉइंट चैनल पर। और मैं हूँ आपकी मोहिनी मैम, अगर पहचान गए हो तो। वैसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं आप सभी को। चलो हम लोग आपको पता होगा सेमेस्टर 5 के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। फटाफट से, क्योंकि एग्ज़ाम्स आप लोगों के आने वाले हैं। पूरा बना दूँगी मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया है कि मैं आपके पूरे वीडियोस बना दूँगी। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंडियन थिंकर्स में, आई थिंक रिसर्च में भी हो रही है। चलो ठीक है। तो राधा कमल मुखर्जी, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में बताया था ना मैंने, मुखर्जी नहीं होगा यहाँ पे, मुखर्जी होगा। खा की जगह का होगा, क्योंकि ये क्या है बताओ, ये कहाँ के हैं, मुझे कमेंट में बताओ ये कहाँ के हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है मूल्यों की सामाजिक संरचना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है स्टार्टिंग का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें पूरा डिटेल हम लोग समझेंगे। और आज के वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग इनका जो थ्योरी है मूल्यों की सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ क्यों कहते हैं, मूल्यों का एकीकृत सिद्धांत क्यों कहते हैं, आज ये भी आपको पता चलेगा। इसके अलावा बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक वगैरह करो, सब कुछ करो, ठीक है। अब आप लोगों से मिलना तो हो नहीं रहा है, तो किसी तरह तो फील गुड हो मुझे, है ना। कमेंट वगैरह करते हो तो लगता है हाँ भाई कोई है, समझ रहे होगे। अच्छा बेटा, ये जो दो बुक्स लिखी हुई हैं ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो इनका ये थ्योरी है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये इन दो किताबों में है, ठीक है। तो ये जो आपकी किताब है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये आपकी 1949 में लिखी गई है, ठीक है, 1949। और डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ या हिंदी में मूल्यों के आयाम होता है, बट इंग्लिश में ही याद रखो, ये 1964 में लिखी गई है, ठीक है। तो जब भी अगर लॉन्ग आंसर्स वगैरह लिखना तो इन दोनों बुक्स को मेंशन कर देना, एक है 1949, एक है 1964, ठीक है। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मत सोचना कि तुरंत से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना। पश्चिमी और भारतीय विचारधारा के बीच समन्वय स्थापित करके समाजशास्त्रीय चिंतन को एक नया रूप देने का प्रयत्न किया इन्होंने, ठीक है। Tried to give a new form of sociological thought by establishing coordination between Western and Indian ideology. ठीक है, ये पॉइंट आपको अभी डिटेल में समझ में आएगा। इसमें ये ध्यान रखो कि पश्चिमी और भारतीय विचारधारा के बीच ये समन्वय स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, वेस्टर्न और इंडियन आइडियोलॉजी के बीच में। अब देखो ये सारी बातें बिल्कुल शुरुआती दौर की हैं, क्योंकि ये खुद ही फर्स्ट जनरेशन के सोशोलॉजिस्ट हैं सोशोलॉजी में, है ना, इंडियन सोशोलॉजिस्ट है ये। तो देखो इनके टाइम पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स डेवलप हो रहे थे, तो उसमें सोशोलॉजी था, मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र और मानव पारिस्थितिकी, इनको इन्होंने लिया। सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन इकोलॉजी, ये चाहते थे कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो हम इन सारे सब्जेक्ट्स के बीच में जो सिमिलैरिटी है, ठीक है, उस किस बेस पर ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो मैच करते हैं, किस बेस पर इन सारे सब्जेक्ट्स में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, वो ये पता करना चाहते थे। और उस सिमिलैरिटी के बेस पर ही एक नया सब्जेक्ट, यानी कि इक्वल्स टू एक्स, मतलब एक नया सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसकी कल्पना कर रहे थे ये। समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इन सारे चीज़ों की क्वालिटीज़ हों, ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्वालिटीज़ हों। उनका मानना था कि इन सारे सब्जेक्ट्स के अगर हम लोग सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ करके काम करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट पे, तो क्या होगा कि हम सोसाइटी को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, सामाजिक संबंधों और सामाजिक संरचना को हम ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। सोशल रिलेशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर, अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स की जो भी इन्होंने बात की है, जिनकी जिनकी, उसमें अगर ध्यान से देखोगे कि तो हर एक ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनका फोकस किस पे है एक्चुअली में, वैल्यूज़ पर है इन्होंने इसीलिए पश्चिमी और भारतीय विचारधारा की बात करी, वेस्टर्न और इंडियन आइडियोलॉजी की बात करी, ठीक है। इनका क्या मानना था एक्चुअली में, ये सोचते थे कि हर एक सोसाइटी के अपने अपने अलग अलग, सच है ये मतलब, और इन्होंने इस बात पर फोकस भी किया कि हर एक सोसाइटी के अपने अपने वैल्यूज़ हैं, और अगर आप वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर दोगे तो आप सोसाइटी की रियलिटी को नहीं समझ सकते हो, ठीक है।
हाँ, ये बात तो ठीक है कि चीज़ों को आप साइंटिफिक बेस पर भी एनालिसिस करो, मतलब चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन भी करो, लेकिन आप वैल्यूज़ को दरकिनार कैसे कर सकते हो? जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक एग्ज़ाम्पल देकर के समझाया था कि मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है? इंडियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, अगर कोई लड़का है, ठीक है? कोई बुज़ुर्ग आता है दरवाज़े पर, नॉक करता है, लड़के के घर पे कोई नहीं होता है, ठीक है? मम्मी-पापा कहीं गए हुए होते हैं, अब वो जाता है, नॉक करते हुआ कोई आदमी होता है तो वो दरवाज़ा खोलता है। अब देखते हैं कि हाँ चलो, दरवाज़ा खोला और वो उनके चाचा जी या ताऊ जी कोई भी था, ठीक है? अब वो क्या करता है, लड़का दरवाज़ा खोल देता है और उनसे बड़े प्यार से कहता है कि हाँ चाचा जी आइए बैठिए, ठीक है? पानी लेंगे, क्या लेंगे, सब कुछ पूछता है। फिर जाता है अपने कमरे में, जा कर के बैठ जाता है, बोलता है पापा भी आ रहे हैं, ठीक है? ये एक घटना हुई किस समाज में? भारतीय समाज में। अब सब कुछ ठीक था, लड़के ने अपने हिसाब से सब कुछ ठीक किया, ठीक है? लेकिन उनके जो चाचा जी हैं वो वहाँ गुस्से में बैठे हुए हैं, और यही सेम इंसिडेंस हम अगर वेस्टर्न सोसाइटी में इमेजिन करें कि हाँ कोई लड़का है, उसके बूढ़े अंकल आते हैं, नॉक करते हैं तो वो गेट खोलता है, उनको चाय कॉफ़ी पूछता है, मतलब चाय तो नहीं कॉफ़ी पूछेगा वहाँ पे, है ना? तो वहाँ पे अंकल जी खुश हैं, यहाँ पर नाराज़ हैं, ठीक है? वहाँ वो खुशी-खुशी उसके फादर का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे नाराज़ हैं। सेम इंसिडेंस है ना? तो देखो एक ही घटना दोनों सोसाइटी में हुई है, बट दोनों का इम्पैक्ट अलग-अलग देखने को मिल रहा है। वहाँ पर चाचा जी नाराज़ बैठे हैं, वहाँ पे अंकल जी खुश बैठे हैं। तो सोसाइटी का फ़र्क है, वैल्यूज़ का फ़र्क है। अब यहाँ पर सोचो चाचा जी गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा, वो कमेंट करें। क्योंकि लड़का है और उसने पैर नहीं छुए, ठीक है? इसलिए वो गुस्से में है। अब यहाँ तो भाई लड़के की क्लास लग जाएगी, पापा से शिकायत हो जाएगी उसकी। वहाँ पर तो बहुत वाहवाही होगी कि हाँ, है ना? इतने अच्छे से ट्रीट किया। तो इसीलिए वैल्यूज़ को समझना ज़रूरी है ना, है ना? तो जब अगर हम वैल्यूज़ को हटा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हमें रियलिटी तो पता ही नहीं चलेगी किसी की घटना की। यहाँ पर इतने सारे टॉयलेट्स बनवाए गए, लेकिन जो शौचालय है उनका स्टोर रूम बन गया, क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ के वैल्यूज़ को समझा ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि हम घर में गंदगी कैसे कर लें, है ना? अगर वैल्यूज़ को नहीं समझोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हर एक सोसाइटी के वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर वेस्टर्न इसी लिए लिखा हुआ है क्योंकि वेस्टर्न में चीज़ों को साइंटिफिक बेस पर स्टडी करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब मुखर्जी कहते हैं कि अगर आप वहाँ की साइंटिफिकनेस यहाँ पर ले आओगे कि हाँ बिल्कुल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन कर देंगे फटाफट से, और हमारी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, सोशियोलॉजी डेवलप हो जाएगा और हमारे सोशियोलॉजी डेवलप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो है वैल्यूज़। हाँ, आप साइंटिफिक स्टडी लेकर के आओ वेस्टर्न की, पश्चिमी समाज की, लेकिन आप इंडियन आइडियोलॉजी को भी लेकर के चलो, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना? आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने इतना सुन लिया है तो अभी आपको आगे क्लियर होता चला जाएगा। राधा कमल मुखर्जी का मानना था कि सामाजिक संबंधों और मानवीय अंतःक्रियाओं को समझने के लिए तथ्यों और मूल्यों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राधा कमल मुखर्जी बिलीव, ये के एच मत लिखना, KERJEE होगा, ठीक है? KH नहीं होता है, KE होता है। Believed that facts and values cannot be separated from each other to understand social relations and human interactions। ठीक है, तो देखो वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं ना। जैसे कि आपको अभी वाली स्टोरी से समझ में आया होगा, किसी चीज़ की रियलिटी जाननी है तो हमें उसके वैल्यूज़ को भी जानना है। फैक्ट्स को तो मतलब साइंटिफिक स्टडी तो होनी चाहिए, साथ में वैल्यूज़ को भी इंक्लूड करना है ना? यही बात है। पश्चिमी समाज वैज्ञानिक किसी भी सामाजिक तथ्य के वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए आवश्यक मानते हैं, मतलब समझ गए ना, वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए को आवश्यक मानते हैं। उसे मूल्य जैसी भावनात्मक विशेषता से अलग रखना ज़रूरी मानते हैं। मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के अध्ययन के संदर्भ में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, है ना? तो समझ में आया होगा। वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर इट नेसेसरी टू मेक अ साइंटिफिक स्टडी फ्रॉम ऑफ एनी सोशल फैक्ट एंड that it must be separated from the emotional attribute like values. Mukherjee does not accept this in the context of the study of Indian society। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मुखर्जी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि आप हर चीज़ को बिल्कुल साइंटिफिकली स्टडी कर दो, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक हर एक चीज़ को फैक्ट के बेस पर स्टडी करो। नो,
ये मुखर्जी कहते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी के हिसाब से तो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक तो आप वैल्यूज़ को भी एक हर जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर्स पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म भाषा सब कुछ अलग अलग पाया जाता है, सबकी वैल्यूज़ अलग हैं। तो अगर आप सोचो कि हम साइंटिफिकली स्टडी कर दें, वहाँ की जैसे स्टडी है वैसे यहाँ पर भी स्टडी ले आए, तो ये तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये एक इमोशनल एट्रीब्यूट है वैल्यू, इमोशंस को हमें अपनी स्टडी में लाना ही नहीं है। तो ये बात है ना। इसीलिए वो वेस्टर्न की साइंटिफिकनेस को और हमारे यहाँ के वैल्यूज़ को मर्ज करना चाहते हैं, तभी कहते हैं कि हमें चीज़ों की रियलिटी पता चलेगी। अब एकदम ही से आप एकदम इमोशंस में बह जाओगे तो भी नहीं पता चलेगा, साइंटिफिक भी रहना पड़ेगा, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित मूल्यों में भिन्नता होने के कारण अलग अलग समाजों की प्रकृति भिन्न भिन्न देखने को मिलती है ना। अभी जैसे बताया मैंने कि हर एक हमारे यहाँ का तो बड़ा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, ड्यू टू द डिफरेंस इन वैल्यूज़ बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड नेचर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज इज सीन टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे बताया करो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ जो किताब है इनकी, उसमें इन्होंने कहा है कि मूल्यों की उत्पत्ति नहीं, इसमें इन्होंने कहा नहीं है इस बुक में क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। मूल्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, कॉमा, मूल्यों के सामाजिक नियमों के बारे में बताया है, मूल्यों के संरक्षण की विवेचना की है, ठीक है, मूल्यों को संरक्षित भी करने की बात करी गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ वैल्यूज़, साइकोलॉजिकल रूल्स ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वैल्यूज़ की बात करी है, ठीक है। ये इस किताब के अंदर की बात है। डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में क्या बताया इन्होंने, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान, तत्व मीमांसा, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बायोलॉजी और मेटाफिजिक्स, इन सबसे रिलेटेड वैल्यूज़ के बारे में डिस्क्राइब किया है ना। इन सब के सबसे रिलेटेड, इन सब में जो जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है, जो जो इसमें वैल्यूज़ हो सकते हैं उन सबको इन्होंने उस सब के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया है। बहुत अच्छी किताब होगी ये, नो डाउट। और बच्चों इसी किताब में इन्होंने इन सारे चीज़ों से रिलेटेड वैल्यूज़ के बारे में बात करके कहा है कि हमें यूनिवर्सल वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करना होगा। मतलब हमें एक यूनिवर्सल कैटेगरी डेवलप करनी होगी, है ना। और ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो वैल्यूज़ है उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, मतलब यूनिवर्सल होती है, मतलब हर एक टाइम में होती है और हर एक जगह होती है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि मूल्यों के बारे में एक सार्वभौमिक विचार को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि वैल्यूज़ के बारे में एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर आप इसको किनारे रखोगे, इसको नज़रअंदाज करोगे, तो फिर मानव जाति का जो वास्तविक विकास है ना, हमारे ह्यूमन जो लाइफ है उसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जो मेन चीज़ है आप उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे मैंने शौचालय वाला एग्जांपल दिया, मोदी जी ने इतने सारे शौचालय बनाए बट वो सक्सेसफुल कहाँ हुआ, आधा तो करप्शन में चला गया, ठीक है, और आधा तो लोग खुद ही नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ बने। टॉयलेट एक प्रेम कथा करके एक मूवी है, अगर आप देखोगे उसमें तो आपको पता चलेगा कि लोग अपने घर में ही नहीं रखना चाहते हैं, वो एक्चुअली में ये चीज़ होता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ के वैल्यूज़ को समझोगे, ठीक है, मान लो गांव के वैल्यूज़ को समझा होता पहले, सोशोलॉजिस्ट की हेल्प ली होती पॉलिसी मेकर ने, ठीक है, और फिर वहाँ के वैल्यूज़ को समझा होता, फिर सोशोलॉजिस्ट बताता कि भाई स्टडी करके कि भाई यहाँ के लोग तो कतई नहीं रखेंगे अपने घर में शौचालय, ठीक है। अब ये बात पता चल जाती रियलिटी, फिर क्या होता, लोग जा कर के पूरे घरों घरों में सोशल वर्कर या जो भी लोग हैं वो जाते, लोगों को जागरूक करते, उनकी बीमारियों के बारे में बताते कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कितनी बीमारियां फैलेंगी, है ना। एक सही तरीके से अगर काम होता तो देखो कितने अच्छे से सबके घर में शौचालय होता, आज यूज़ कर रहे होते, सफाई होती, कई बीमारियों से बचा जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वही तो राधा कमल मुखर्जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो वैल्यूज़ की। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और इन सारी चीज़ों में जो जो चीज़ें हैं वैल्यूज़ से रिलेटेड उन सारे को मर्ज करके डिस्क्राइब किया है और कहा है कि
मूल्यों का ये एकीकृत सिद्धांत है कि आप एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो वैल्यूज़ के, ठीक है। और यही जो बात इन्होंने कही कि आप वैल्यूज़ को यूनिवर्सली एक्सेप्ट करो, यही क्या है, मूल्यों का एकीकृत सिद्धांत है, इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ वैल्यूज़ है, ठीक है। और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में भी आप यही सारी चीज़ें बताओगे। इसके अलावा ये बेटा शॉर्ट नोट की बात है, डिटेल में इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, अगर सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ लिखते हो तो आपको मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ बताना पड़ेगा, उसके मीनिंग ऑफ वैल्यूज़ के बाद उसमें ही थोड़ा पैराग्राफ रखना पड़ेगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैल्यूज़ के, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने वैल्यूज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया है, राधा कमल मुखर्जी ने, वो बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ बताया इन्होंने, मूल्यों का संस्तरण बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ बतानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जब बताओगे तो लॉन्ग आंसर आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसका पूरा लॉन्ग वाला दूंगी, ठीक है। कमेंट करना ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मैं बनाऊं। और इसके बाद सोशल इकोलॉजी बहुत ईजी है, ठीक है, फटाफट आपको मिल जाएगा वो। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।